तो आज हम देखेंगे चैप्टर 5 ऑपोजिशन प्रोसीडिंग्स टू ग्रांट ऑफ पेटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द पेटेंट एक्ट। ठीक है, तो अभी आपको सब समझ आएगा क्योंकि हमने पूरा स्टार्टिंग से एक एक चीज़ पढ़ रखी है। ठीक है, तो जैसा कि आप सब ने बोला, प्री ग्रांट ऑपोजिशन और पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन के जो ग्राउंड्स हैं ऑपोजिशन के, वो कॉमन है दोनों के लिए। ठीक है, बस टाइमलाइन में फ़र्क है, फॉर्म ऑफ फाइलिंग में फ़र्क है, यहाँ पे 7A है, यहाँ पे 7 है। इफेक्ट क्या है, प्री ग्रांट ऑपोजिशन में अगर आपका पेटेंट इज गेट लाइक इज कॉट, देन योर पेटेंट में बी रिफ्यूज्ड। ठीक है, नॉट ग्रांटेड, एंड ग्रांटेड पेटेंट में बी रिवोक्ड, या फिर अमेंड करने के लिए बोल देंगे, या फिर मेंटेन रहेगा, मींस जैसा है वैसा ही रहेगा। तो रिवोकेशन का मतलब आप ये मत समझिए कि सिर्फ सेक्शन 64 में ही रिवोकेशन होता है। अगर ग्रांटेड पेटेंट इज कैंसिल्ड देन इट मीन्स कि रेवोकेशन हो गया है। अब रेवोकेशन कैन हैपन अंडर सेक्शन 25 ऑल्सो, एंड रेवोकेशन कैन हैपन अंडर सेक्शन 64 ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज द मेन पॉइंट, और ये चीज हमेशा याद रखनी है, हेयर एनी पर्सन एंड हेयर एनी पर्सन इंटरेस्टेड। ओके, सो बाकी रेवोकेशन में मुझे बताओ, रेवोकेशन कौन कौन कर सकता है, याद है किसी को? सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती हाँ, है। रेवोकेशन में एनी पर्सन इंटरेस्टेड और गवर्नमेंट भी आ सकता है। वेरी गुड। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ये इंटरव्यू में भी कई बार ये सब पूछ लिया जाता है। अब हम आते हैं ग्राउंड्स पे। ठीक है, आई विल क्विकली कवर ऑल द ग्राउंड्स। रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग, रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग का मतलब क्या होता है कि आपका पेटेंट है, किसी और ने चुरा के आपसे पहले फाइल कर दिया। ठीक है, सो रॉन्गफुल ऑब्टेनमेंट इज अ क्लॉज अंडर प्री ग्रांट ऑपोजिशन एंड पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन दोनों। प्रायर पब्लिकेशन, अब मुझे बताओ प्रायर पब्लिकेशन कौन से सेक्शन में होता है, अब तो बता सकते हो। थर्टीन सेक्शन 13(1)(a) 13(1)(a) 30 एंड 13(2). 13(2) ठीक है, सो 2 दिस इज 13(1)(a), एक्सीलेंट यार, 13(1)(a) एंड 13(2). ठीक है, अगर प्रायर पब्लिकेशन हो चुका है और एग्जामिनर ने नहीं पकड़ पाया, उस दिन यार मैं एक चीज बताना भूल गया था, सेक्शन 13 जब मैंने पढ़ाया था तो सेक्शन 13 में 1 और 2 तो मैंने बता दिए थे, 3 4 क्योंकि इन द लाइक हीट ऑफ द मोमेंट वो सेक्शन 18 वगैरह सब साथ में कवर कर रहे थे, तो उसके 3 और 13 का 3 पॉइंट और 4 पॉइंट वो मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया है। उसमें बस ये बोला गया है कि अगर 13(3) में ये बोला गया है, 3 और 4 नहीं, 3 ही सिर्फ मिस हुआ है, 4 तो है ही नहीं। 13(3) में ये बोला गया है कि अगर कंट्रोलर ने अमेंडेड एप्लीकेशन के लिए बोला है, एक सेकंड यार, हाँ, सो अगर कंट्रोलर ने अमेंडेड एप्लीकेशन के लिए बोला है, तो जो भी अमेंडेड एप्लीकेशन होगी वो एग्जामिन्ड होगी जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन, जैसे आपकी एप्लीकेशन आपने अमेंड करके दोबारा फाइल की तो वो वैसे ही एग्जामिन होगी। 3 4, हाँ 4 है इसमें। ठीक है, और 4 में क्या है कि अगर एग्जामिनर रिपोर्ट दे देता है अपनी एग्जामिनेशन के बाद और उसके बाद भी आपका पेटेंट रिफ्यूज हो जाता है, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं या पेटेंट ऑफिसर्स हैं उनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज इट हैपन्स, एग्जामिनर इज ऑल्सो ह्यूमन, दे कैन ऑल्सो मिस सम प्रायर आर्ट्स और सम जर्नल्स, और वो चीज़ फिर किसी ने प्री ग्रांट ऑपोजिशन या पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन में पोज कर दी। ठीक है, तो अगर पेटेंट ग्रांट कर दिया एग्जामिनर ने, उसके बाद अगर आपका पेटेंट रिजेक्ट हो जाता है तो एग्जामिनर की कोई लाइबिलिटी नहीं कि आपने कैसे ग्रांट कर दिया। ठीक है, दैट इज द पॉइंट इन 3 एंड 4। ठीक है, सो यहाँ पे प्रायर पब्लिकेशन, ये प्रायर पब्लिकेशन आपका प्री ग्रांट ऑपोजिशन और पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन दोनों में होता है। देन कमिंग टू प्रायर क्लेमिंग, सो प्रायर क्लेमिंग इज इन अंडर सेक्शन 13(1)(b). ठीक है, सो ऑलरेडी क्लेम्ड इन अनदर एप्लीकेशन, अगर ये कोई ये साइट कर दे कोई एनी पर्सन या एनी इंटरेस्टेड पर्सन, सो ऑल्सो यू विल बी कॉट। पब्लिक नॉलेज यूज, ठीक है, तो पब्लिक नॉलेज यूज में क्या है कि पब्लिकली नोन और यूज्ड इन इंडिया बिफोर द प्रायोरिटी डेट। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये न्यू इन्वेंशन की डेफिनेशन को वॉयलेट करता है। ठीक है, और इसका एक एक्सप्लेनेशन क्लॉज भी है, वो हम नीचे देखेंगे। ऑब्वियसनेस, ठीक है, इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, ऑब्वियस है। ठीक है, सिंपल मॉडिफिकेशन है। नॉट इन्वेंशन, नॉट पेटेंटेबल। ठीक है, सो ये सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के सारे पॉइंट्स के लिए है। ठीक है, मींस डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, अगर इन सब पे आपको, इन सब का मतलब क्या है, अगर इन सब पे आपको पेटेंट ग्रांट हो गया है या फिर पब्लिकेशन हो गया है, देन ऑल्सो यू विल बी अंडर द स्क्रूटनी। इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर, यही मैं अभी बता रहा था जो क्वेश्चन पूछा गया था राजू वाला।
ठीक है। 25(1)(g) इसको इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर बोलते हैं। मींस जो भी आपने क्लेम किया है यू हैव टू डिस्क्राइब इट वेरी वेल। सब कुछ, सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो सारी जो भी लाइक रिएक्शंस हैं सब कुछ पूरा प्रोसेस इन डिटेल बताना पड़ता है। ठीक है। सो इसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन अनक्लियर और इनकम्प्लीट, इनेबल नहीं है प्रॉपर क्लेम्स। ठीक है। नो मेथड गिवन टू रिप्रोड्यूस द इन्वेंशन। सेक्शन 8 डिफॉल्ट, ये तो होता ही है। सेक्शन 8 में क्या है कि ये फॉरेन फाइलिंग वाला आपको फॉर्म 3 देना ही देना है, अगर आपने करी है या नहीं करी है तब भी। ठीक है। एप्लीकेंट हाइड्स फाइलिंग इन यूएसए बाइल फाइलिंग इन इंडिया, तो ये भी आपका प्री ग्रांट अपोजिशन का पॉइंट है। कन्वेंशन एप्लीकेशन, अगर कन्वेंशन एप्लीकेशन 12 मंथ्स के अंदर फाइल नहीं की है, 15 महीने के बाद मतलब 12 मंथ्स के बाद फाइल की है और आप पकड़े नहीं गए हो, देन ऑल्सो यू विल बी कॉट। रॉन्ग और नो डिस्क्लोजर ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स, ये तो आप सबको पता है, बायोलॉजिकल सोर्स का ये ओरिजिन वगैरह दिखाना होता है। अंडर बुडापेस्ट ट्रीटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज मींस एंटिसिपेटेड बाय लोकल इंडिजिनस नॉलेज मींस पेटेंट क्लेम ऑन टर्मरिक वुंड हीलिंग, जो कि ऑलरेडी नोन है आयुर्वेदा में। ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स। जैसे आपको सेक्शन 2 के निमोनिक्स बना के याद रखना है, जैसे आपको सेक्शन 3 के बनाने हैं, वैसे ही आपको इनके भी बनाने हैं। ठीक है, कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के में क्या है, क्योंकि इन पे काफी बार क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं। 25(1)(g इज रिलेटेड टू व्हाट, 25(1)(e इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है। तो बी सी ए बी सी तो आपको याद अभी के अभी हो गए, रॉन्गफुल, प्रायर पब्लिकेशन, प्रायर क्लेमिंग। बाकी ये आप जस्ट गो थ्रू देम एंड अपने हिसाब से इसको आप डील करिए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। ठीक है। देन कमिंग टू 25D, ये क्या बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन क्लॉज फॉर सेक्शन डी। अब यहाँ पे पब्लिक नॉलेज और यूज। ठीक है। तो फॉर प्रोसेस पेटेंट्स, if the product made by that process is imported into India before the priority date, the process is treated as publicly known or used। ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक्सेप्शन क्या है, इंपोर्ट फॉर ट्रायल एक्सपेरिमेंट ओनली डज नॉट काउंट। ठीक है। अगर ट्रायल हो रहा है तो उसको पब्लिक यूज नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है कि एक जर्मन कंपनी ने इन्वेंट किया एक न्यू प्रोसेस टू मेक अ ड्रग। ठीक है। इन 2022 ड्रग जेड मेड यूजिंग दैट प्रोसेस इज इंपोर्टेड, वो ड्रग इंपोर्ट कर लिया गया इंडिया में फॉर कमर्शियल सेल। ठीक है। इन 2024 द कंपनी फाइल्स अ प्रोसेस पेटेंट, तो अब ये प्रोसेस नोन प्रोसेस माना जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि पब्लिकली नोन उस प्रोसेस को भी माना जाएगा जिस प्रोसेस से बनने वाला प्रोडक्ट इंडिया में ऑलरेडी इंपोर्टेड है आपकी प्रायोरिटी डेट से पहले। ठीक है। सो ये था आपका एक्सप्लेनेशन क्लॉज फॉर डी। ओके, नाउ कमिंग टू 25(3). ठीक है। सेक्शन 25(3) व्हाट इट सेज, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन प्रोसीजर। अब देखो, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन का थोड़ा प्रोसीजर इसमें है और बाकी रूल्स में है। ठीक है। सो हाउ इज पोस्ट ग्रांट अपोजिशन डन, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। और अगर आप अपने दिमाग में इसको बिठा लोगे तो ये हियरिंग वाले जो रूल्स हैं ये बहुत सारे सेक्शंस में यूज होते हैं। ठीक है। अब देखो, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन में क्या है, नोटिफिकेशन। व्हेन अ नोटिस ऑफ अपोजिशन इज फाइल्ड, इसको बोला जाता है नोटिस ऑफ अपोजिशन। कौन से फॉर्म से फाइल करना है हमें नोटिस ऑफ अपोजिशन, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन को बोलते हैं नोटिस ऑफ अपोजिशन। विच फॉर्म, फॉर्म नंबर 7। जब आप फॉर्म नंबर 7 देखेंगे तो उसकी हेडिंग भी यही है। फॉर्म 7 की हेडिंग क्या है, नोटिस ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है। ओके, सो देखो, जब भी पोस्ट ग्रांट अपोजिशन फाइल किया जाएगा अंडर सेक्शन 25(2), तो सेक्शन 25(2) इज पोस्ट ग्रांट अपोजिशन एंड 25(1) इज प्री ग्रांट। इसलिए अब यहाँ 25(3) से स्टार्ट हुआ है, इन दोनों में 25(1) और 25(2) दोनों ही कवर अप हो गए हैं इस टेबल के अंदर। ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द प्रोसीजर, तो जब भी नोटिस ऑफ अपोजिशन फाइल करते हैं कंट्रोलर किसको नोटिफाई करेगा, ऑब्वियसली ये कहानी की तरह याद करो, याद भी नहीं करना है, कहानी की तरह समझना है। जैसे ही किसी ने आपके खिलाफ नोटिस फाइल किया ऑपोजिशन का, आप कंट्रोलर सबसे पहले आपको बताएगा, फिर कंट्रोलर क्या करेगा, एक ऑपोजिशन बोर्ड बनाएगा। ठीक है। उस ऑपोजिशन बोर्ड में ऑफिसर्स होंगे जो कि पेटेंट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट कंट्रोलर ये सभी होंगे। बोर्ड एग्जामिन्स द नोटिस, जो भी किसने भी जो भी फाइल किया है नोटिस ऑफ अपोजिशन प्लस डॉक्यूमेंट्स, एंड गिव्स रिकमेंडेशन टू द कंट्रोलर, और वो कंट्रोलर को रिकमेंड करते हैं कि भाई इनका नोटिस ऑफ अपोजिशन जिस बात पे ये अपोज कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है। और वो एग्जामिनेशन बोर्ड, जो अपोजिशन बोर्ड जो बनाया है वो एग्जामिनेशन करता है प्रॉपरली, और उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो कि रूल्स में बताया गया है कि वो कैसे प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं नोटिस ऑफ अपोजिशन के बेस पे।
ठीक है। उसके बाद 25(4) में क्या बोला गया, कंट्रोलर्स डिसीजन। तो आफ्टर गेटिंग द बोर्ड मेंबर्स रिकमेंडेशन, एक ऑपोजिशन बोर्ड बनाया, ऑपोजिशन बोर्ड ने कंट्रोलर को एक रिपोर्ट बना के भेजी कि हाँ ऑपोजिशन वाले सही बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये पेटेंट में ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको अमेंड करवाना चाहिए या फिर इसको रिफ्यूज करना चाहिए, फाइनल डिसीजन कंट्रोलर विल टेक। सो नाउ आफ्टर गेटिंग द बोर्ड्स रिकमेंडेशन एंड हियरिंग बोथ पार्टीज, पेटेंटी प्लस ओपोनेंट, ठीक है, दोनों को कंट्रोलर सुनेगा। डिटेल्ड प्रोसीजर रूल्स में है, द कंट्रोलर कैन ऑर्डर टू, तीन ही चीजें करता है हमेशा कंट्रोलर, या तो पेटेंट को मेंटेन करेगा, नो चेंज मींस ऑल इज ओके, या फिर अमेंड करो या फिर रिवोक करो। ओके, देन 25(5) में क्या है, वाइल डिसाइडिंग ऑन अपोजिशन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक नॉलेज डी और ऑब्वियसनेस ई। अब देखो डी और ई में क्या है, पब्लिक नॉलेज की बात हुई है ना, कि पब्लिकली अगर नोन है आपका इन्वेंशन तो आप ये प्री ग्रांट या पोस्ट ग्रांट अपोजिशन में फंस सकते हैं, या फिर अगर आपका इन्वेंशन ऑब्वियस है तब भी फंस सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक सी बात इन्होंने बता दी कि जब भी कंट्रोलर इस बात पे डिसाइड करेंगे, मान लो अगर किसी ने प्री ग्रांट अपोजिशन पब्लिक नॉलेज के बेसिस पे फाइल कर दिया या फिर ऑब्वियसनेस के बेसिस पे फाइल कर दिया पोस्ट ग्रांट अपोजिशन, ठीक है, तो कंट्रोलर कैन नॉट कंसीडर एनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, एनी सीक्रेट ट्रायल्स और एनी सीक्रेट यूजेस। इस बात का मतलब मुझे कौन बताएगा? सी, जैसे मैंने बोला किसी के पेटेंट के लिए सब, हाँ, एनीवन वांट्स टू अनम्यूट देयर माइक? सीक्रेट ट्रायल यूज में एज इन अगर किसी पर्सन ने अपनी किसी पर्सनल डायरी में ऐसा कुछ नोट डाउन किया है हम्म। तो कंट्रोलर उससे पब्लिक एज अ नॉलेज ऑपोजिशन ग्राउंड नहीं हाँ मानेगा, कंसिडर नहीं करेगा। नहीं करेगा, या एक्सीलेंट, ठीक है। सो इसको पब्लिक नॉलेज नहीं बोला जाता कि किसी की आप डायरी उठा लाए, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स उठा लाए एंड यू आर सेइंग ये तो पब्लिक नॉलेज है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इन्वेंशन है जो कि सीक्रेट में ही उसका ट्रायल हो सकता है, ठीक है, अंडर अंडर द क्लोज डोर्स ही उसका ट्रायल हो सकता है, तो उनको पब्लिक नॉलेज नहीं माना जाएगा, ठीक है। ओनली पब्लिकली अवेलेबल एविडेंस काउंट्स, मींस अगर किसी वेबसाइट पे है जो कि सबने देखा है वही एविडेंस काउंट होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। देन कमिंग टू 25(6), if the controller issues an order under subsection 4 that the patent shall be maintained subject to amendment of the specification or any other document, then the patent shall stand amended accordingly and this amendment is published, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, अगर कंट्रोलर ने ये बोल दिया है कि पेटेंट अब अमेंड किया जाएगा, अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो पेटेंट को अमेंडेड फॉर्म में रखना पड़ेगा, मींस क्लेम्स को नैरो डाउन करना पड़ेगा या फिर कुछ क्लेम्स को रिमूव करना पड़ेगा या फिर कुछ क्लेम्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वो जब पेटेंट अमेंडेड फॉर्म में आता है तो वो भी पब्लिश होता है कि अब अमेंड हो गया, अब क्या है पेटेंट का स्टेटस, क्योंकि उस अमेंडमेंट का भी लोग अपोज कर सकते हैं ना। तो पेटेंट शेल स्टैंड अमेंडेड मींस पेटेंट अब अमेंडेड फॉर्म में ही हमेशा कंटिन्यू रहेगा, और जो उसके बचे हुए टाइम पीरियड है पुराना हट जाएगा, और दिस अमेंडमेंट इज ऑल्सो पब्लिश्ड। Okay, so I have given some example for this, just go through this. Okay, okay. So now coming to all the relevant rules under section 25, ठीक है। So just now if I say please open your mics, ठीक है, तो रूल्स रिलेटेड टू प्री ग्रांट अपोजिशन, अब दो तरीके के रूल्स हैं, एक तो प्री ग्रांट अपोजिशन के रूल्स हैं और एक पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के रूल्स हैं। तो ठीक है, एनीवन कैन फाइल प्री ग्रांट अपोजिशन, ये हम पढ़ चुके हैं। इट मस्ट बी फाइल्ड एट दैट एप्रोप्रिएट ऑफिस, एप्रोप्रिएट ऑफिस का मतलब आपको पता है, और कॉपी किसको भेजी जाएगी, एप्लीकेंट को भेजी जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर कोई प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल कर रहा है तो एप्लीकेंट को भेज जाएगी, पेटेंटी तो वो अभी बना नहीं है क्योंकि प्री ग्रांट स्टेज में है। ऑपोजिशन में क्या क्या होगा, ये कॉमन होता है सब में, एक ऑपोजिशन का स्टेटमेंट होता है, एविडेंस होता है और एक रिक्वेस्ट फॉर हियरिंग होती है अगर उनको हियरिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 55(1)(a), इफ नो वन अपोजेस द लॉ सेज no patent can be granted until 6 months have passed after publication of the application under section 11A, ठीक है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबको पता होना चाहिए कि पब्लिकेशन होने, जैसे आपने आज पेटेंट फाइल किया, बहुत सारे केसेस में आप देखोगे कि आप ये इंडियन पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पर जाओगे, आज फाइल किया, कल पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट डाल दी, मींस डायरेक्टली कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल की, डायरेक्ट पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट डाल दी अगले दिन या उसी दिन डाल दी, ठीक है। तो अर्ली पब्लिकेशन कितने दिन के अंदर हो जाता है रिक्वेस्ट डालने के? Is there a particular period for this? यस, Is it 3 months or something? नो, 12 months आएंगे। फाइल करने के इमीडिएटली 1 मंथ। एग्जैक्टली। वन आपने आज अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट डाली, लाइक यू फाइल्ड फॉर्म 9 टुडे,
ठीक है, तो अब कितने दिन में पब्लिश हो जाएगा? विद इन 1 मंथ। और within 18 1 month. 18 मंथ्स जब पास होते हैं तब कितने दिन में ऑटोमेटिक पब्लिकेशन? 18 मंथ्स तक तो पब्लिश होता ही नहीं है। आफ्टर 18 मंथ्स कितने दिन में हो जाएगा? विद इन 1 मंथ। Within 1 month. ठीक है, सो ये आप एक बार वो वाले नोट्स चेक करें। अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट आप जब भी डालेंगे उसके 1 महीने के अंदर अंदर पब्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, सो कुडोस टू यू प्रदीप। ओके, सो दैट इज इट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। वो पॉइंट ये है कि अगर आपका पेटेंट किसी ने अपोज नहीं किया फिर भी नो पेटेंट कैन बी ग्रांटेड अंटिल 6 मंथ्स हैव पास्ड आफ्टर पब्लिकेशन। तो आपका जब भी पब्लिकेशन होगा उसके 6 मंथ्स पास होने के बाद ही आपको पेटेंट ग्रांट होगा। ठीक है, जिससे कि अगर किसी को ऑपोजिशन वगैरह फाइल करना है तो दे हैव द टाइम। ऐसा नहीं कि फटाक से पेटेंट ग्रांट कर दिया पब्लिकेशन के। ठीक है, क्योंकि अगर कोई अर्ली पब्लिकेशन करा रहा है तो अर्ली एग्जामिनेशन भी करवा रहा होगा। ठीक है, सो दैट इज वाई द पॉइंट इज कि द पेटेंट इज नॉट ग्रांटेड till 6 months have passed after publication of the application under section 11A। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे लिखा है this gives the public time, comma should be there, this gives the public time to file a pre-grant opposition if they want। okay, now coming to section 55 subsection 2, not 2 like rule 55 sub rule 2। The controller will only act on the pre-grant opposition if the applicant has filed a request for examination। ये सब बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि प्रोसीजर से पहले दिए गए हैं। ठीक है, तो प्री ग्रांट ऑपोजिशन तब तक नहीं होता जब तक एप्लीकेंट ने एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट फाइल ना करी हो। ऐसा क्यों है? बिना एग्जामिनेशन के ग्रांट तो होगा नहीं। बिना एग्जामिनेशन के ग्रांट का कोई पर्पज ही नहीं। अगर वो ग्रांट ही नहीं होना है तो कोई उस पे अपोज क्यों करे? अपोजिशन तो ग्रांट का हो रहा है ना। तो if somebody is not interested in the grant itself, they don't want to file a request for examination। that is why, good Rishabh, so that is why pre-grant opposition will only be acted if a request for examination has been filed। so if RFE has not been filed, the controller won't look into the opposition till the RFE is not filed। ठीक है, जब तक RFE फाइल नहीं होगी तब तक नहीं होगा। ओके, देन अब आते हैं प्रोसीजर फॉर प्री ग्रांट ऑपोजिशन जो कि है 55(3) के अंदर। कंट्रोलर एग्जामिन्स द प्री ग्रांट ऑपोजिशन फॉर्म 7A। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, इज अ प्राइमा फेशी केस मेड आउट। प्राइमा फेशी केस का मतलब क्या होता है कि आपको फर्स्ट इंस्टेंस में ही लगा, जैसे कोई प्री ग्रांट ऑपोजिशन का केस लेके गया और उन्होंने बोल दिया कि ये तो इसमें फॉर्म 3 फाइल ही नहीं किया, सेक्शन 8 वाला केस है, तो फॉर्म 3 फाइल नहीं किया। अगर ऐसा केस है, कंट्रोलर ने फटाक से देखा और उनको पता है फॉर्म 3 फाइल ही नहीं किया, मींस ये कैसा केस बन गया? ये एक प्राइमा फेशी केस बन गया। अब अगर कोई बोल रहा है कि ये केस ऑब्वियसनेस से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसनेस में टाइम लगता है, या फिर एग्जामिनर ने भी अपनी रिपोर्ट बनाई उसमें ऑब्वियसनेस का कोई जिक्र नहीं हुआ, तो इस केस में कंट्रोलर को लग रहा है कि नहीं यार ये ऑपोजिशन तो बेकार है। मींस व्हाट कंट्रोलर थिंक्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इस बात को बोला जाता है प्राइमा फेशी। ठीक है, प्राइमा इज अ प्राइमा फेशी केस मेड आउट। अगर आपने किसी के पेटेंट के लिए प्री ग्रांट ऑपोजिशन फाइल किया तो प्राइमा फेशी केस देखेंगे। अगर कोई प्राइमा फेशी केस नहीं है तो सबसे पहले प्रोसीजर यहां से स्टार्ट होता है, इफ देयर इज नो प्राइमा फेशी केस तो व्हाट विल हैपन, कंट्रोलर किसको नोटिफाई करेगा? ओपोनेंट को नोटिफाई कर देगा कि भाई मुझे नहीं लग रहा है आपका ये ऑपोजिशन वगैरह ठीक है। ठीक है, सो देन इफ ओपोनेंट डज नॉट रिक्वेस्ट हियरिंग, ओपोनेंट को भी लग रहा है कि ठीक है मेरे केस में दम नहीं है तो हियरिंग वगैरह क्या ही लेना, तो कंट्रोलर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन पासिस एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग द रिप्रेजेंटेशन। आपके प्री ग्रांट ऑपोजिशन को रिफ्यूज कर देगा अगर आपने हियरिंग की रिक्वेस्ट नहीं की है, विद रिकॉर्डेड रीजन भी बताएगा। बट अगर जो ओपोनेंट है वो रिजिड है, कह रहा है नहीं आपको प्राइमा फेशी में नहीं लग रहा बट मेरे केस में फिर भी दम है, सो कंट्रोलर विल ओपोनेंट विल रिक्वेस्ट हियरिंग एंड कंट्रोलर विल गिव हिम द अपॉर्चुनिटी एंड विद इन 1 मंथ from the hearing date controller will pass an order either refusing the representation or accepting it। तो अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो किसको नोटिफाई करेगा? अगर प्री ग्रांट ऑपोजिशन हियरिंग के बाद एक्सेप्ट कर लिया सो हु विल बी नोटिफाइड? फास्ट एप्लीकेंट। एप्लीकेंट। ठीक है, एप्लीकेंट विल बी नोटिफाइड। ओके,
सो ये मैंने एग्जांपल लिख दिया, इसको पढ़ लेना। गिव्स रैंडम एलिगेशन, सो नो प्राइमा फेशी केस, कंट्रोलर रिजेक्ट्स आफ्टर नोटिफाइंग द ओपोनेंट। आपको हमेशा याद रखना कब कौन से स्टेज में किसको नोटिफाई कर रहा है, ठीक है। सो अगर, और उसके बाद दूसरा केस है, पहला केस हमने पढ़ लिया इफ नो प्राइमा फेशी, इनको आप फ्लो चार्ट बना के पढ़ना, ठीक है। फिर अगर प्राइमा फेशी केस है, तो अगर पहली नजर में ही लग रहा है कि भाई ये तो केस में दम है, तो कंट्रोलर फटाफट से विद इन 1 मंथ, जैसे ही उसको ऑर्डर मिला प्री ग्रांट अपोजिशन का, फॉर्म मिला, वो तुरंत ही किसको नोटिफाई कर देगा, नोटिफाइज द एप्लीकेंट, ठीक है। और उसके प्राइमा फेशी केस के रीजंस भी बताएगा कि उसको क्यों लग रहा है कि ये प्राइमा फेशी केस है, ठीक है। अगर उसने कोई प्रायर आर्ट, स्ट्रांग प्रायर आर्ट दे दी, लैक ऑफ नोवेल्टी, तो उसको प्राइमा फेशी केस लग जाएगा, ठीक है। देन कमिंग टू एप्लीकेंट्स रिप्लाई, लेट्स फिनिश दिस क्विकली। सो एप्लीकेंट का रिप्लाई क्या होगा, आफ्टर रिसीविंग नोटिस ऑफ प्राइमा फेशी केस द एप्लीकेंट कैन फाइल। अब एप्लीकेंट को पता चला कि मेरे के खिलाफ तो किसी ने प्राइमा फेशी केस फाइल कर दिया या प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल कर दिया, तो एप्लीकेंट कैन फाइल स्टेटमेंट एंड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेंट। जैसे वही कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, एक बार ओपोनेंट की ये अपने स्टेटमेंट फाइल करेगा, फिर सामने वाली पार्टी फाइल करेगी। सिमिलरली यहाँ पे ऑपोजिशन वाली पार्टी के बाद अब स्टेटमेंट और एविडेंस कौन फाइल कर रहा है, एप्लीकेंट फाइल कर रहा है विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। तो आपको 2 महीने के अंदर अंदर, यही एक ऐसा चैप्टर है जिसके रूल्स इतने लेंदी हैं, जिसमें पूरा प्रोसीजर है, बाकी सब में तो बहुत छोटे छोटे ही रूल्स हैं, ठीक है। एंड मस्ट सेंड अ कॉपी टू द ओपोनेंट, ठीक है। अपना स्टेटमेंट दे दो 2 महीने के अंदर अंदर, और एक कॉपी अब किसको भेजी जाएगी, ओपोनेंट को कॉपी भेज दी जाएगी। अब फाइनल डिसीजन कौन लेगा, कंट्रोलर विल टेक द फाइनल डिसीजन। कंट्रोलर क्या क्या देखेगा, एप्लीकेंट के स्टेटमेंट एंड एविडेंस, ओपोनेंट के स्टेटमेंट एंड एविडेंस, दोनों पार्टीज के सबमिशन, हियरिंग्स अगर किसी ने रिक्वेस्ट की है, और विद इन 1 month फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स एक स्पीकिंग ऑर्डर पास कर देगा। व्हाट इज अ स्पीकिंग ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर इज अ रीजनड ऑर्डर, ठीक है, कि व्हाई ही हैज मेड दिस डिसीजन। ओके, टू या तो 3 ही चीजें करता है, या तो रिजेक्ट करेगा, या फिर अमेंडमेंट के लिए बोलेगा, या फिर ये रिजेक्ट द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन को रिजेक्ट करेगा, या फिर अमेंडमेंट के लिए बोलेगा, या फिर पेटेंट ग्रांट को ही रिफ्यूज कर देगा। मींस प्री ग्रांट ऑपोजिशन आपका सक्सेसफुल हो गया। और हियरिंग्स कैसे होंगी, हियरिंग्स विल फॉलो रूल 62 to 62(4), ठीक है, ये सब में कॉमन होता है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और बता देता हूं, अगर प्री ग्रांट ऑपोजिशन फाइल किया, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर किसी ने प्री ग्रांट ऑपोजिशन फाइल किया है तो वो तब तक कंसिडर नहीं होता जब तक एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं बढ़ती, ठीक है। सो अगर प्री ग्रांट ऑपोजिशन फाइल हुआ है, तो जो अगर किसी ने एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट डाली है, तो एप्लीकेशन विल बी एग्जामिन्ड अंडर रूल 24C, जो कि है एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन के अंदर आपका पेटेंट ये हो जाएगा, ठीक है। Then this is omitted. So you understood pre-grant opposition procedure. Just let me summarize this within this box in 30 seconds. First case is no prima facie and second case is prima facie, ठीक है। तो अगर no prima facie है तो what will the controller do, वो directly ओपोनेंट को बता देंगे नो प्राइमा फेशी केस नहीं है यहाँ पे, और विद इन 1 month रीजन दे देंगे अगर उसने हियरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं की। अगर उसने हियरिंग की रिक्वायरमेंट की तो हियरिंग के बाद डिसीजन देंगे। अगर प्राइमा फेशी केस है तो प्राइमा फेशी केस होने के टाइम पे व्हाट ही विल डू, ही विल इन्फॉर्म द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करने के बाद एप्लीकेंट के पास 2 months का टाइम है उसके उसका जवाब देने के लिए, ठीक है। और वो जवाब ओपोनेंट के पास भी जाएगा, और विद इन 1 month सारी जब प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएंगी, सारे डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर कंसीडर कर लेंगे, और सारे डॉक्यूमेंट्स कंसीडर करने के बाद अगर हियरिंग वगैरह चाहिए, सारी चीज़ें होने के बाद विद इन 1 month एक फाइनल डिसीजन मिल जाएगा कि ये प्री ग्रांट ऑपोजिशन सक्सेसफुल रहा या एप्लीकेंट सक्सेसफुल रहा, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसीजर फॉर प्री ग्रांट ऑपोजिशन, जस्ट रिमेंबर द टाइमलाइंस। Okay, so now rules related to post grant opposition, rule 55A to rule 63, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नोटिस ऑफ पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन बोला जाता है, जो कि फॉर्म 7 में फाइल होता है, ये हमने पढ़ लिया। अभी हमने पढ़ा था ना कि पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन में, बिकॉज पोस्ट ग्रांट हो चुका है मींस एग्जामिनर ने पेटेंट ग्रांट किया है। अगर अब किसी ने ऑपोजिशन फाइल किया, देन दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, ठीक है। सो व्हाट द कंट्रोलर डू, कंट्रोलर विल फॉलो अ सेट प्रोसीजर, जिसमें कि एक ऑपोजिशन बोर्ड बनाया गया था, जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जब भी फॉर्म 7 रिसीव करेंगे कंट्रोलर, ही विल कंस्टिट्यूट अ ऑपोजिशन बोर्ड, ठीक है। बोर्ड हैज 3 members, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में ही। 1 इज नॉमिनेटेड एज अ चेयरमैन, तो क्वेश्चन आया था कि कितने मेंबर्स होते हैं, 3, 2 + 1 4, 2 +
2 ऐसे करके क्वेश्चन आया था, तो राइट आंसर इज 3 होते हैं, 2+1 जिसमें एक चेयरमैन होता है, ठीक है। चेयरमैन इज नॉट समबडी लाइक फ्रॉम द आउटसाइड, इन्हीं 3 के अंदर होते हैं, ठीक है। एग्जामिनर्स आर एलिजिबल, ठीक है, क्वेश्चन इसमें भी आया हुआ है ट्रू फॉल्स में। आर एग्जामिनर्स एलिजिबल फॉर ऑपोजिशन? यस दे आर एलिजिबल, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जिस एग्जामिनर ने उस एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन करके उसको ग्रांट तक पहुंचा दिया था, एट दैट पॉइंट जब ऑपोजिशन बोर्ड बन रहा है, ही कैन नॉट बी अ मेंबर, ठीक है। Then coming to 56(4), the opposition board reviews the notice of opposition। अब opposition board अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। क्या काम करेगा opposition board? notice of opposition का मतलब क्या है यहाँ पे? वही फॉर्म 7, ठीक है। तो फॉर्म 7 को रिव्यू करेंगे ये ऑपोजिशन बोर्ड के मेंबर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, सारे एविडेंस देखेंगे, सारे रिप्लाई स्टेटमेंट देखेंगे, फाइल्ड बाय बोथ द साइड्स, ठीक है, जो कि प्रोसीजर है रूल 57 से 60 के अंदर। सारा कुछ जो भी जिसने फाइल किया है वो सारा प्रोसीजर देखेंगे ऑपोजिशन बोर्ड वाले, एंड देन व्हाट दे विल डू, दे विल प्रिपेयर अ रीजनड रिपोर्ट विद देयर रिकमेंडेशन, means they will recommend the controller whether this should be accepted or whether this should be rejected, okay, and this report must be given to the controller within 2 months from receiving the documents, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, important point। The board only gives recommendations and the final decision is taken by the controller after hearing both the parties, ठीक है। अब ये हो गई ऑपोजिशन बोर्ड की कहानी एक एनवायरमेंट के फॉर्म में कि वो ऐसा ऐसा करते हैं। अब देखो वही बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जैसे एक कोर्ट में प्रोसीजर होता है, सामने वाली पार्टी अपने एविडेंस देगी, सामने वाली पार्टी अपने एविडेंस देगी, वही प्रॉपर प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या होगा? फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट ऑफ ऑपोजिशन एंड एविडेंस। तो मैं एक इंटरेस्टेड पर्सन हूं मुझे रजनीश का पेटेंट अपोज करना है अंडर पोस्ट ग्रांट अपोजिशन, तो मैं गया, ठीक है, मैंने पोस्ट ग्रांट अपोजिशन फाइल कर दिया फॉर्म 7 के अंडर, सेक्शन 25(2) के अंदर, और एक रिटन स्टेटमेंट भी दे दिया इन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मींस इन 2 कॉपीज, ठीक है। रिटन स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, पर्सन इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना। उसके बाद क्या है, द ओपोनेंट मस्ट सेंड डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ रिटन स्टेटमेंट टू कंट्रोलर एंड 1 कॉपी टू पेटेंटी, ठीक है। पेटेंटी के पास भी, यानी कि रजनीश के पास भी कॉपी जाएगी, क्योंकि अगर रजनीश का पेटेंट कोई अपोज कर रहा है तो ही शुड आल्सो बी नोटिफाइड, ठीक है। अब व्हाट विल हैपन? फाइलिंग ऑफ रिप्लाई स्टेटमेंट। तो आप इसको ऐसे याद रखो, सबसे पहले फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट बाय ऑपोजिशन, यानी कि मैं, देन फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट एंड एविडेंस, फाइलिंग ऑफ रिप्लाई स्टेटमेंट। सो नाउ हु विल रिप्लाई? नाउ रजनीश विल रिप्लाई, ठीक है। हु फाइल्स रिप्लाई स्टेटमेंट? पेटेंटी फाइल्स द रिप्लाई स्टेटमेंट, ठीक है। कब करेगा? विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम रिसीविंग ओपोनेंट्स रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। जो मैंने दिए थे उसके 2 महीने के अंदर अंदर उसको रिप्लाई करना है। वही सब क्या क्या फाइल करेगा? रिप्लाई स्टेटमेंट फाइल करेगा, ग्राउंड्स में मतलब एवरीथिंग, क्या क्या चाहिए एविडेंस वगैरह सब देंगे, ठीक है। कहाँ फाइल करना है? अप्रोप्रिएट पेटेंट ऑफिस। और अब इसकी कॉपी किसको भेजेगा? किसको भेजी जाएगी? कॉपी मस्ट बी डिलीवर्ड टू द ओपोनेंट, ठीक है, यानी कि मुझे। If not filed, this is important, if not filed within 2 months, the patent is deemed revoked। जहां पे भी deemed लिखा है, it means it will be revoked automatically, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने आपके ग्रांट पे क्वेश्चन किया और आप 2 महीने के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इट मीन्स ऐसा माना जाता है कि फिर आपका पेटेंट का जो भी पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन है वो जेन्युइन है और आपके पेटेंट को ऑटोमेटिकली रिवोक कर दिया जाएगा, ठीक है। नो फर्दर हियरिंग इज नीडेड एट दिस पॉइंट। देन अभी क्या हुआ है? अभी ओपोनेंट ने अपना रिप्लाई दिया, मींस रिटन स्टेटमेंट दिया, यानी मैंने उसका रिप्लाई दिया रजनीश ने, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स। अब द बॉल अगेन कम्स टू मी, यानी कि ओपोनेंट, ठीक है। फाइलिंग ऑफ रिप्लाई एविडेंस बाय द ओपोनेंट। अब जो भी रजनीश ने बोला अब मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। कौन फाइल करेगा? ओपोनेंट। कब तक फाइल करना है? विद इन 1 मंथ, मींस पेटेंटी के पास 2 मंथ्स है, ओपोनेंट के पास रिप्लाई करने के लिए 1 मंथ है, ठीक है। What to file? Reply evidence only on issues raised in the patentee's evidence। पेटेंटी ने जो भी एविडेंस दिए हैं, यानी मैंने जो भी एविडेंस दिए हैं उसमें जो भी इश्यूज हैं उस पर रिप्लाई करना है। रजनीश को मस्ट बी यानी कि सॉरी मुझे, मैं ओपोनेंट हूं ना, मस्ट बी स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू दोज मैटर्स, नो न्यू ग्राउंड्स। कुछ भी आप नया नहीं ऐड कर सकते। कहाँ सबमिट करना है? अप्रोप्रिएट पेटेंट ऑफिस, और पेटेंटी को फिर से एक कॉपी भेज देंगे, ठीक है। जो भी कोई रिप्लाई करता है उसकी एक कॉपी सामने वाली पार्टी को जरूर जाएगी। अब 3 स्टेज का ही होता है ये प्रोसीजर। सबसे पहले ओपोनेंट यानी कि पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन, देन पेटेंटी का रिप्लाई, एंड देन ओपोनेंट का फिर से रिप्लाई। ये 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सो फर्दर एविडेंस टू बी लेफ्ट विद द लीव ऑफ कंट्रोलर। अब कोई एविडेंस आप नहीं दे सकते, ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। ये नहीं कि एविडेंस दिए ही पड़े हैं,
सच परमिशंस मस्ट बी रिक्वेस्टेड बिफोर द हियरिंग। ठीक है, अब कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सप्लाइड, रूल 61 में आ गए हम। रिक्वायरमेंट्स क्या है? ऑल डॉक्यूमेंट्स रिफर्ड टू इन नोटिस ऑफ ऑपोजिशन स्टेटमेंट एविडेंस मस्ट बी सबमिटेड एंड डुप्लीकेट एंड ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, ये सब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन इंग्लिश, ये सब छोटी छोटी चीजें लगेंगी, बट ये सब क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स में आते हैं इस टाइप के। ठीक है, डॉक्यूमेंट अगर इंग्लिश में नहीं है, द पार्टी मस्ट ऑल्सो सबमिट अटेस्टेड इंग्लिश ट्रांसलेशन इन डुप्लीकेट। ठीक है, एवरीथिंग हियर इज इन डुप्लीकेट। ठीक है, आफ्टर फिर हियरिंग के ये रूल्स ऑलमोस्ट एटलीस्ट 10 जगह तो यूज होते ही होते हैं, तो ये कॉमन रूल्स हैं हियरिंग के। ठीक है, हियरिंग ऑल एविडेंस स्टेजेस आर कंप्लीटेड। अब सारी स्टेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं तीनों, लाइक ओपोनेंट का रिप्लाई, पेटेंटी का रिप्लाई एंड देन ओपोनेंट का अगेन रिप्लाई, ये सब कुछ हो चुका है। ऑपोजिशन बोर्ड के पास सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच चुके हैं, जो भी रिप्लाई मैंने किए, जो भी रिप्लाई रजनीश ने किए, उन सब सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे एविडेंस ऑपोजिशन बोर्ड के पास जा चुके हैं और ऑपोजिशन बोर्ड ने अपना रिकमेंडेशन कंट्रोलर को भेज दिया है कि ये पेटेंट रहेगा या अमेंड होगा या फिर जैसा है वैसा ही रहेगा या फिर रिफ्यूज होगा। ठीक है, सो ऑपोजिशन बोर्ड ने सारे रिकमेंडेशन दे दिए कंट्रोलर को। कंट्रोलर मूव्स टू द डिसीजन। अब डिसीजन की बारी आई। कंट्रोलर शेल फिक्स अ डेट एंड टाइम फॉर हियरिंग। ठीक है, डेट एंड टाइम फिक्स कर लिया। गिव एटलीस्ट 10 days नोटिस टू पार्टीज। ठीक है, 10 दिन का नोटिस देगा कि भाई हियरिंग होने वाली है। मे रिक्वायर ऑपोजिशन बोर्ड मेंबर्स टू बी प्रेजेंट। ठीक है, इफ अप ये 62(2) to 62(4) ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये हैं प्रॉपर हियरिंग के रूल्स। ठीक है, अगर किसी भी पार्टी को हियरिंग चाहिए, पार्टी मस्ट इन्फॉर्म द कंट्रोलर बाय नोटिस। अब इस चीज के लिए अगर हियरिंग चाहिए या नहीं, इस चीज के लिए डिजाइन एक्ट में एक फॉर्म बना दिया उन्होंने कि हाँ मुझे हियरिंग चाहिए तो एक फॉर्म भरो। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो 10 दिन पहले कंट्रोलर ने बता दिया कि हियरिंग होने वाली है। सो अगर किसी को भी हियरिंग चाहिए, यानी कि ओपोनेंट को या फिर पेटेंटी को, तो दे मस्ट इन्फॉर्म कंट्रोलर बाय नोटिस, मस्ट पे द प्रिस्क्राइब्ड फी। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में हियरिंग की फीस है। देन कंट्रोलर में रिफ्यूज हियरिंग टू अ पार्टी हु डिडंट गिव नोटिस। ठीक है, जो नोटिस नहीं देगा उसको नहीं सुनेंगे। इफ अ पार्टी वांट्स टू रिलाई ऑन एनी न्यू पब्लिकेशन, आप सारे एविडेंस सब कुछ सबमिट हो चुके थे ना, अब कोई एविडेंस, कोई न्यू पब्लिकेशन कुछ नहीं दे सकते आप। बट अगर आप ऐसा देना चाहते हो, हियरिंग के टाइम पे आपको कोई एविडेंस मिल गया, कोई नया पब्लिकेशन मिल गया, तो मस्ट गिव एटलीस्ट 5 days प्रायर नोटिस टू कंट्रोलर एंड द अदर पार्टी। दूसरी पार्टी को 5 दिन पहले बताना पड़ेगा कि मैं हियरिंग के टाइम पे ये नया एविडेंस यूज करने वाला हूँ। ठीक है, एंड मस्ट गिव डिटेल्स ऑफ सच पब्लिकेशन। और कंट्रोलर को भी बताओगे, अदर पार्टी को भी बताओगे। आफ्टर दिस द कंट्रोलर विल हियर बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज की हियरिंग होगी। अगर किसी को हियरिंग नहीं चाहिए तो विदाउट हियरिंग ही कंटिन्यू हो जाएगा। कंसीडर द ऑपोजिशन बोर्ड का रिकमेंडेशन मानेंगे और पास अ रीजनड ऑर्डर डिसाइडिंग द ऑपोजिशन, मेंटेन, अमेंड, रिवोक, यही तीनों चीजें होती हैं। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन। ठीक है, जस्ट ट्राई टू डू व्हाट, मैंने बहुत ही अच्छे से सारी चीजें लिखी हैं। आप एक ऐसा पेज बनाना, ठीक है, और उसमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक फ्लो चार्ट होता है, पहले ये होगा ओपोनेंट का रिप्लाई, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे ऐसे करना। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ओके, देन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट क्या है? दिस रूल कम्स ड्यूरिंग पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन प्रोसीडिंग्स। बेसिकली समटाइम्स क्या होता है कि आफ्टर एन ओपोनेंट हैज इन्वेस्टेड टाइम एंड रिसोर्सेज टू फाइल एन नोटिस ऑफ ऑपोजिशन, द पेटेंटी में चूज टू विदड्रॉ द पेटेंट वॉलंटरली एंड दिस विदड्रॉल कैन मेक द एंटायर ऑपोजिशन प्रोसीडिंग पॉइंटलेस। ठीक है, अगर मैंने नोटिस ऑफ ऑपोजिशन फाइल किया और पेटेंटी डर गया और उसने पहले ही सारा कुछ विदड्रॉ कर लिया, ठीक है, वेस्टिंग द ओपोनेंट्स ऑफ एफर्ट्स टू एंश्योर फेयरनेस, द कंट्रोलर कैन असेस द सिचुएशन एंड डिसाइड इफ द ओपोनेंट डिजर्व्स कंपनसेशन। तो इस बात के लिए ओपोनेंट को कंपनसेशन मिलता है फॉर देयर एफर्ट बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द केस। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ प्री ग्रांट ऑपोजिशन एंड पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन। ठीक है, सो I have got 2 more sections to complete, so it will take around 10 to 12 minutes. Should I continue today? कर लो यार, अब 10 दिन ही पढ़ना है, Yes, Raghu. because we have a lot to cover. This way we will not be able to. ठीक है, so section 26 में क्या है? In cases of obtaining, controller may treat the patent as patent of opponent. ठीक है, so ये बहुत ही important section है। जैसे रॉन्गफुल ऑब्टेनमेंट की बात की थी ना मैंने, कि मेरा पेटेंट है और किसी और ने मेरे से पहले फाइल कर दिया, तो उस सिनेरियो को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आई विल गो वेरी क्विकली। ठीक है, सो दिस सेक्शन डील्स विद सिचुएशन वेयर द पेटेंटी हैज ऑब्टेन्ड द इन्वेंशन
फ्रॉम द ओपोनेंट, ठीक है, एज एन एलिगेशन इन अ पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन, ठीक है, जैसे पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन ने किसी में इल्जाम लगा दिया कि ये पेटेंट मेरा और इसने मेरे से पहले फाइल कर दिया। अब इसका क्या प्रोसीजर है? इफ एंटायर इन्वेंशन इज प्रूव्ड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपोनेंट, अगर आपने पूरा का पूरा चुराया ओपोनेंट से, तो कंट्रोलर क्या करेगा बताओ। पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन में क्या होता है आपको ये याद रखना है, पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन में पेटेंट रिवोक हो जाता है ना, ठीक है, अगर रॉन्गफुल ऑब्टेनमेंट है तो रिवोक हो जाएगा, पहला ही पॉइंट है। तो कंट्रोलर पेटेंट को रिवोक कर देगा। उसके बाद क्या होगा? ऑन ओपोनेंट्स रिक्वेस्ट कंट्रोलर में अमेंड द पेटेंट इन द नेम ऑफ ओपोनेंट। यही है इस पूरे सेक्शन का सार, ठीक है। व्हाट इट सेज, इन केस ऑफ ऑब्टेनिंग कंट्रोलर में ट्रीट द पेटेंट एज द पेटेंट ऑफ ओपोनेंट। अगर किसी ने आपसे गलत तरीके से ऑब्टेन किया है तो फर्स्ट द पेटेंट विल बी रिवोक्ड अंडर पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन एंड देन इट विल बी अमेंडेड इन द नेम ऑफ द ओपोनेंट। मींस वही सेम पेटेंट किसको मिल जाएगा? ओपोनेंट को मिल जाएगा जो पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन फाइल करने आया था, ठीक है, अगर पूरा का पूरा पेटेंट किसी और से ऑब्टेन्ड है। फिर 26(1)(b) में क्या बोला जा रहा है? इफ ओनली अ पोर्शन ऑफ द इन्वेंशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपोनेंट, ठीक है। जब भी मैं बात करता हूं ओनली अ पोर्शन की, इसका मतलब ये है कि ओनली फ्यू क्लेम्स, ठीक है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू क्लेम्स। Then what will happen? The controller can direct the patentee to amend the complete specification by removing that portion, ठीक है। तो कंट्रोलर पेटेंटी को क्या बोलेगा कि वो पोर्शन आप रिमूव कर लो जो कि दूसरे ने कॉपी कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो, when opponent claims that part or whole of an invention was obtained by the patentee from him, now what will happen if the opponent has already filed their own patent application for the same invention or part of it before the controller passes the amendment order under section 26(1)। तो देखो 26(1) में कंट्रोलर क्या कर रहे हैं? 26(1) में कंट्रोलर ये कर रहे हैं कि पूरा का पूरा पेटेंट ओपोनेंट को दे दे रहे हैं। कंट्रोलर में अमेंड द पेटेंट इन द नेम ऑफ ओपोनेंट, ठीक है। अब यहां पे सिचुएशन क्या हो रही है कि व्हेन ओपोनेंट क्लेम्स दैट पार्ट और होल ऑफ द इन्वेंशन वाज ऑब्टेन्ड बाय द पेटेंटी फ्रॉम हिम, ठीक है, जो भी ओपोनेंट है जिसने भी बोला कि इन्होंने मेरा पेटेंट चुरा लिया, ठीक है, तो वो क्लेम कर रहे हैं कि इसका कुछ पार्ट या पूरा का पूरा इन्वेंशन ही पेटेंटी से ऑब्टेन किया गया है, ठीक है। अब क्या होगा उस सिचुएशन में? क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन इफ द ओपोनेंट हैज ऑलरेडी फाइल्ड देयर ओन पेटेंट एप्लीकेशन फॉर द सेम इन्वेंशन। अगर उसी के लिए ओपोनेंट ने फिर से सेम इन्वेंशन के लिए ये पेटेंट फाइल कर दिया और पार्ट ऑफ इट बिफोर द कंट्रोलर पासेस द अमेंडमेंट ऑर्डर, अगर कंट्रोलर ने अमेंडमेंट का ऑर्डर पास नहीं किया है, उससे पहले ही उन्होंने सेम इन्वेंशन के लिए पेटेंट फाइल कर दिया है, सो व्हाट विल हैपन? I think this will take time. It's big. Class will go like till 10:15 or 10:20. Everybody is fine? Tell me. Or should I do it tomorrow? Yes, Raghav. Okay, so I guess everybody is fine. ठीक है, if everybody is fine तो हम इसको फिनिश कर ही लेते हैं। इफ अगर किसी को लेट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, सो प्लीज चेक द रिकॉर्डिंग्स, ओके, नॉट इट विल नॉट टेक मच टाइम, 10-15 तक हो जाएगा। देखो सिनेरियो फर्स्ट क्या है? ओपोनेंट्स पेंडिंग एप्लीकेशन इंक्लूड्स द होल इन्वेंशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेटेंटी। अब समझो, देखो एक पेटेंटी ने एक पेटेंट फाइल किया, पेटेंटी ए फाइल्स अ पेटेंट ऑन अ सोलर पावर्ड फैन ऑन 1 जनवरी 2022 एंड दिस इज ग्रांटेड, ठीक है, आराम से समझते हैं इसको। ओपोनेंट बी claims that the invention was obtained from him and files a post grant opposition। इतनी कहानी समझ में आ रही है? पेटेंटी ने सोलर पावर्ड फैन का पेटेंट फाइल किया 1 जनवरी 2020 को और वो पेटेंट ग्रांट भी हो गया। अब ओपोनेंट आया और ओपोनेंट ने बोला कि ये पूरा का पूरा सोलर पावर्ड फैन का जो पेटेंट है ये इन्होंने मेरे से ऑब्टेन किया है, तो सेक्शन 25(2)(1) के अंदर वो एक पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन फाइल कर देगा। जैसे ही पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन फाइल हुआ, कंट्रोलर फाइंड्स द एंटायर इन्वेंशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी, कंट्रोलर ने भी ये बात मान ली, एंड ऑर्डर्स दैट द पेटेंट विल बी अमेंडेड इन बीज नेम, ठीक है, पूरा का पूरा पेटेंट बी को मिल गया। नाउ अब सिनेरियो क्या है? नाउ इफ बी हैड ऑलरेडी फाइल्ड अ पेटेंट एप्लीकेशन ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर द सेम सोलर पावर्ड फैन विच इज पेंडिंग, ये था सिनेरियो। अगर अब पूरा का पूरा पेटेंट बी को मिल चुका है, अब अगर बी ने, देखो मेरे इंटर्न ने मेरे से पहले जाके मेरा इन्वेंशन फाइल कर दिया और वो ग्रांट भी हो गया, मुझे भाई पता ही नहीं है, मैं गया बाद में फाइल करने, मैं बाद में फाइल करने गया, ठीक है।
अब जब मैं बाद में फाइल करने गया वही सेम इन्वेंशन, सो क्या होगा, अब देखो फॉर द सेम इन्वेंशन विच इज पेंडिंग, अब मैं बाद में फाइल करने गया जबकि मेरे इंटर्न को तो ऑलरेडी वो पेटेंट ग्रांट हो चुका था, ठीक है। फॉर प्रायोरिटी पर्पसेस बीज एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज फाइल्ड ऑन 1 जनवरी 2020, the date of A's corresponding filing. Okay. For all other purposes, publication, examination, grant, B's application is treated as filed on 1 जनवरी 2021. कहने का मतलब ये है कि प्रायोरिटी पर्पसेस के लिए, क्योंकि किसी ने मेरा पेटेंट मेरे से पहले चुरा के फाइल कर दिया, तो जिस दिन उसने फाइल किया था वही मेरी प्रायोरिटी डेट मानी जाएगी. B's application will be treated as filed on 1 जनवरी 2020 means the date of A's corresponding filing. अगर मैंने बाद में फाइल किया फिर भी, क्योंकि वो पूरा का पूरा पेटेंट मुझे मिल चुका है, तो ऐसा माना जाएगा कि जिस दिन A ने फाइल किया था वही मेरी प्रायोरिटी डेट है, ठीक है. फॉर ऑल अदर पर्पसेस लाइक पब्लिकेशन, एग्जामिनेशन, B's एप्लीकेशन इज ट्रीटेड एज फाइल्ड ऑन 1 जनवरी 2021, ठीक है. तो प्रायोरिटी डेट सेम रहेगी, ये बात आपको याद रखनी है. अब देखो सिनेरियो 2 क्या है, ओपोनेंट्स एक पेंडिंग. क्वेश्चन है इसमें. नीरज, आई विल सजेस्ट यू टू आस्क द क्वेश्चन इन द एंड इफ यू डोंट माइंड. ओके ओके, नो इश्यूज. हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू सिनेरियो नंबर 2, ओपोनेंट्स पेंडिंग एप्लीकेशन इंक्लूड्स ओनली पार्ट ऑफ द इन्वेंशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेटेंटी. अब देखो अगर कुछ क्लेम्स ही लिए हैं ओपोनेंट से, ठीक है, तो देखो पेटेंटी ए फाइल्स अ पेटेंट ऑन अ स्मार्ट वेरिएबल डिवाइस ऑन 1 जनवरी 2020 एंड कवर्स फीचर्स एक्स वाई जी, ठीक है. ओपोनेंट बी ने बोला कि जो फीचर वाई है ना वेरिएबल डिवाइस का, वो मेरे से ऑब्टेन किया गया है एंड पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन इज फाइल्ड, और उसने पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन फाइल कर दिया फीचर वाई के लिए या फिर जिस क्लेम में फीचर वाई था. अब क्या हो रहा है, कंट्रोलर फाइंड्स द क्लेम इज करेक्ट, कंट्रोलर ने देखा कि हाँ भाई ये तो सही कह रहा है, एंड ऑर्डर्स द पेटेंटी टू अमेंड द स्पेसिफिकेशन. अब जो पेटेंटी है उसको बोला जाएगा कि आपने फीचर वाई इनसे चुराया था या फिर 3 क्लेम इनसे चुराए थे, तो फीचर वाई को आप डिलीट कर दो, ठीक है, टू रिमूव फीचर वाई. बट बी हैज ऑलरेडी फाइल्ड अ पेटेंट एप्लीकेशन फॉर फीचर वाई. अब बी ने फीचर वाई के लिए ऑलरेडी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर दी है 1 जुलाई 2020 को, जो कि अभी पेंडिंग है, जो कि अभी पेंडिंग है. देन फॉर प्रायोरिटी पर्पस मींस क्लेमिंग राइट्स टू फीचर बाय B's एप्लीकेशन इज ट्रीटेड एज इफ फाइल्ड ऑन 1 जनवरी 2020. तो प्रायोरिटी डेट बी को 1 जनवरी 2020 ही मिलेगी. नीरज का क्वेश्चन जहां तक मुझे लग रहा है वो ये होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रायोरिटी डेट वो मिलेगी और पब्लिकेशन उस डेट से होगा. नीरज, एम आई राइट? हाँ, मतलब मेरा ये है कि पब्लिकेशन का ऊपर वाले केस में कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी एक पेटेंट है जो कि आइडेंटिकल है और ग्रांटेड है. ठीक है, तो ठीक है, सिंपली उसमें नाम चेंज क्यों नहीं हो जा रहा है? ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन था. ठीक है. सो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर बी की एप्लीकेशन को ऐसा ट्रीट, देखो प्रायोरिटी के बेसिस पे क्या हो रहा है कि अगर 2021 में हम ये माने कि बी ने 2021 में फाइल किया और 2020 से 2021 के बीच में किसी और ने फाइल कर दिया, तो बी को फिर पेटेंट नहीं मिल पाएगा ना. दैट इज वाई फॉर प्रायोरिटी पर्पस जिस ओपोनेंट ने, जिसने मेरे से पेटेंट चोरी किया था, वही डेट रहेगी फॉर प्रायोरिटी पर्पस. लेकिन क्योंकि उसने फाइल बाद में किया है, क्योंकि उसने फाइल बाद में किया है, सो द डेट ए फाइल्ड द पेटेंट कवरिंग फीचर वाई, तो इस वजह से जो बाकी चीजें जैसे पब्लिकेशन है वो उसकी एक्चुअल डेट से होगा. अब यहां पे पॉइंट क्या है आपका नीरज कि एग्जैक्ट इन्वेंशन है, तो हो सकता है कि उसने अपने इन्वेंशन में कुछ थोड़े बहुत ट्विक्स किए हों, लाइक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में कुछ चेंज किए हों, इस वजह से वो पब्लिकेशन होता है फॉर्मली. ठीक है, इट डजंट मींस कि क्लेम सेम. पेटेंट की प्रायोरिटी डेट सही. हाँ, प्रायोरिटी डेट वही रहेगी, लाइफ प्रायोरिटी डेट से ही मिलेगी. एग्जैक्टली, दैट इज माय पॉइंट. प्रायोरिटी पर्पस के लिए ये लाइफ यहीं से रहेगी, बट क्योंकि अब उसने फाइल ही 21 में किया, तो पब्लिकेशन यहां से 18वें महीने में होगा, यहां से 31वें महीने में एग्जामिनेशन होगा. अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ठीक है. सो क्योंकि प्रायोरिटी डेट से फिर तो 8 महीने ही रह गए, इसलिए प्रायोरिटी डेट वही रहती है, बाकी और पर्पसेस के लिए वही डेट काउंट होती है. ठीक है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था. ओके, जो कॉन्सेप्ट थोड़े से डिटेल्ड हैं उस पर मैं टाइम ले रहा हूं, अदरवाइज आई एम रनिंग.
ओके, फॉर ऑल पर्पसेस तो ये भी हो गया। तो यहाँ पे दो चीजें आपको क्या समझ में आई कि अगर पूरा का पूरा पेटेंट है तो प्रायोरिटी डेट वही रहेगी और उसको मिल जाएगा और विद ड्यू प्रोसीजर, और अगर कुछ पार्ट लिया है तो ओपोनेंट को बोला, पेटेंटी को बोला जाएगा कि आप ये पार्ट डिलीट कर दो और ओपोनेंट को वो पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। और प्रायोरिटी वही रहेगी जिसमें जिसने चोरी किया था जिस दिन वही डेट रहे। प्रायोरिटी वही इसलिए रहती है बिकॉज कि वो फीचर उस दिन पेटेंट ऑफिस के सामने डिस्क्लोज हुआ है, इसलिए वो प्रायोरिटी वही रहेगी, ठीक है। नाउ रूल्स रिलेटेड टू सेक्शन 26। सो रिक्वेस्ट मेड अंडर 26(1). 26(1) में हम क्या बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए, तो इसके लिए फॉर्म 12 यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्म 12 इज यूज्ड। हु फाइल्स द रिक्वेस्ट? कौन फाइल करेगा? ओपोनेंट फाइल करेगा विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंट्रोलर्स ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन अंडर सेक्शन 26(1). अगर मेरा पेटेंट किसी ने रॉन्गफुली ऑब्टेन कर लिया तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? कंट्रोलर विल डू व्हाट? कंट्रोलर विल गिव यू 3 months। कंट्रोलर सबसे पहले आपके पेटेंट को ये रिवोक कर देंगे अंडर पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन, और आपको 3 months का टाइम मिलेगा। उसके बाद आप फॉर्म 12 फाइल करो और बोलो कि ये मेरा पेटेंट है, अब ये पेटेंट मुझे मिलना चाहिए। सो कंटेंट मस्ट इंक्लूड, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सो फॉर्म 12 अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सेक्शन 27 इज ओमिटेड, सो ओनली वन सेक्शन इज लेफ्ट टेक्निकली नाउ, ठीक है। तो फॉर्म 12 की हेडिंग क्या है? रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट अंडर सेक्शन 26(1) एंड 52(2). 52(2) में भी यही है, ठीक है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, सेक्शन 28 क्या है? मेंशन ऑफ इन्वेंटर एज सच इन द पेटेंट, ठीक है। सो ये अभी इन्वेंटरशिप के लिए एक नया फॉर्म भी ऐड किया गया है, ठीक है, अंडर रूल 70A आई गेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? दिस सेक्शन इंश्योर्स दैट द ट्रू इन्वेंटर इज करेक्टली नेम्ड इन द पेटेंट, ठीक है। ट्रू इन्वेंटर को सम्मान मिलना चाहिए इवन इफ समवन एल्स फाइल्ड द पेटेंट एप्लीकेशन। आप देखते भी होगे यूएस में भी, इंडियन में भी इन्वेंटर का नाम जरूर होता है, ठीक है। अब एनी पर्सन हु क्लेम्स टू बी द इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन और अ सब्सटेंशियल पार्ट कैन मेक अ रिक्वेस्ट और क्लेम टू द कंट्रोलर मस्ट वेरीफाई। अगर किसी को ये लग रहा है कि मैंने ये इन्वेंशन बनाई है और मेरा नाम नहीं लिखा गया है इसमें, या फिर सामने वाले का तो कोई रोल ही नहीं है, इसका नाम क्यों लिख दिया गया, तो वो नाम डिलीट भी करवा सकते हैं, आप नाम ऐड भी करवा सकते हैं। कौन? इन्वेंटर, ठीक है। सो द पर्सन इज इंडीड द इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन और सब्सटेंशियल पोर्शन, मींस आप पूरे इन्वेंशन के इन्वेंटर हो सकते हैं या फिर एक पार्ट के भी इन्वेंटर हो सकते हैं, ठीक है। सो द पेटेंट एप्लीकेशन या फिर पेटेंट एप्लीकेशन आपके डायरेक्ट रिजल्ट से ही मिली है, ओके। So if satisfied, the controller will update the complete specification and patent register to mention the inventor's name. अगर कंट्रोलर satisfied है तो आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा in the inventor list। यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि इन्वेंटर की तरह आपका नाम अगर मेंशन हो रहा है तो ग्रांट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रांट तो ऑब्वियसली एप्लीकेंट को ही होगा या फिर पेटेंटी इज द ओनर। Being an inventor does not make any sense related to the patent rights, ठीक है। Who can request the mention of inventor? कौन बोल सकता है? The patent applicant, ठीक है, patent applicant खुद भी बोल सकता है। If they want someone to be mentioned as an inventor, ठीक है, बोल सकते हैं कि इनको आप इन्वेंटर के रूप में ऐड कर दो। ज्वाइंटली बाय द एप्लीकेंट, ठीक है, एंड द पर्सन क्लेमिंग टू बी द इन्वेंटर इफ द इन्वेंटर इज नॉट द एप्लीकेंट। अगर एप्लीकेंट इन्वेंटर नहीं है तो इन्वेंटर बोल देगा, ज्वाइंट एप्लीकेंट है तो वो बोल देंगे कि इसको ऐड कर लो, ओके। रिलेटेड रूल क्या है? फॉर्म कौन सा यूज होता है टू ऐड यू एज अ इन्वेंटर? फॉर्म 8 इज यूज्ड, ठीक है। फॉर्म 8 इज रिक्वेस्ट फॉर क्लेम रिगार्डिंग मेंशन ऑफ इन्वेंटर। आपको क्लेम करना होता है कि मैं इन्वेंटर हूं, ठीक है, ओके। सो फॉर्म 8 इज यूज्ड। देन 28(3) क्या बोल रहा है? सेक्शन 28(3) provides some mechanism for third parties who are not already in under section 28(2) to claim that they should be mentioned as an inventor। 28(2) में क्या बताया गया कि इन्वेंटर के लिए कौन रिक्वेस्ट कर सकता है? एप्लीकेंट कर सकता है अगर वो किसी को इन्वेंटर के रूप में ऐड कराना चाहते हैं, या फिर एप्लीकेंट ज्वाइंटली कर सकते हैं और जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है वो कर सकता है। 28(3) में ये बोला गया है कि अगर कोई थर्ड पार्टीज हैं जो 28(2) में मेंशन नहीं है तो वो भी एज एन इन्वेंटर ऐड हो सकती हैं। दिस शुड अकर व्हेन समवन डिस्कवर्स दैट दे कंट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली टू द इन्वेंशन बट वाज नॉट इंक्लूडेड। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत रोल निभाया है इस इन्वेंशन को कंप्लीट करने में और उनका नाम तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। सो इसके लिए भी 28(3) के लिए भी आपको फॉर्म 8 यूज करना पड़ेगा एंड द क्लेमेंट मस्ट एक्सप्लेन व्हाई दे शुड बी मेंशन्ड एज एन इन्वेंटर, ठीक है। उनका क्या कंट्रीब्यूशन था उनको ये बताना पड़ेगा। और रूल 67(2) क्या कह रहा है? कंट्रोलर सेंड्स अ कॉपी ऑफ द क्लेम एंड स्टेटमेंट टू पेटेंट एप्लीकेंट को जाएगा कि ये थर्ड पर्सन बोल रहा है कि मुझे भी इन्वेंटर के रूप में ऐड कर लो, ठीक है, इन सबको ये जाएगा। देन 28(4) क्या है? makes it clear that any request or claim to be mentioned as an inventor must be submitted before the patent is granted. This is the most important point of all this. To be mentioned as an inventor
फॉर दिस क्लेम, इस चीज का दावा करने के लिए आपको ग्रांट से पहले जाना होगा। मींस यहां पे अगर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है कैन फॉर्म 8 बी सबमिटेड आफ्टर द ग्रांट ऑफ पेटेंट, योर आंसर शुड बी फॉल्स। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहां पे भी बिफोर द ग्रांट आफ्टर द ग्रांट लिखा है उन पॉइंट्स को आप जरूर एम्फेसाइज कीजिए। ठीक है, 28.5 इज omitted and this is the last 28.6 and 28.7. 28.6 क्या कह रहा है? To ensure fairness when the controller is deciding request or claims to be mentioned as an inventor, if a person makes a claim under 28.3, अगर 28.3 में कोई थर्ड पार्टी बोल रही है कि मैं इन्वेंटर हूं, मेरा भी नाम ऐड करो, तो कंट्रोलर ऑल एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट द क्लेमेंट उनको नोटिस भेज देगा और एनी पर्सन इंटरेस्टेड को नोटिस भेज देगा। ठीक है, कंट्रोलर गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड टू द पर्सन मेकिंग द रिक्वेस्ट। जो भी 28.2 और 28.3 में ये बोल रहे हैं कि मैं इन्वेंटर बनना चाहता हूं, उनको हियरिंग का भी मौका मिलता है। ठीक है, और 28.3 के अंदर कंट्रोलर में ऑल्सो हियर एनी पर्सन हु रिसीव नोटिस ऑफ द क्लेम एप्लीकेंट्स और अदर इंटरेस्टेड पर्सन। तो 28.3 में कंट्रोलर में ऑल्सो हियर एनी पर्सन हु रिसीव्ड नोटिस ऑफ द क्लेम। अब जैसे मैं एप्लीकेंट हूं, किसी थर्ड पार्टी ने बोला जिससे मैंने अपने इन्वेंशन के टाइम पे थोड़ी हेल्प ली थी, उन्होंने बोल दिया मेरा नाम भी ऐड करो। ठीक है, तो अब कंट्रोलर मेरी बात भी सुनेगा कि इसका नाम ऐड करना चाहिए या नहीं। तो जिनको क्लेम का नोटिस मिला, मींस क्लेम किसने किया? इन्वेंटर्स ने किया, थर्ड पार्टीज ने किया, और नोटिस किसे मिला? मुझे मिला। तो मेरी भी बात को सुनेगा कंट्रोलर। ठीक है, मेरी भी हियरिंग हो सकती है। 28.7 क्या है? 28.7 प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू चैलेंज मेंशन ऑफ इन्वेंटर आफ्टर इट हैज बीन मेड। अब यहाँ पे उल्टा प्रोसीजर है कि अगर किसी का नाम ऑलरेडी एडेड है तो उसको डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, एनी पर्सन हु बिलीव्स अ नेम्ड इन्वेंटर शुड नॉट हैव बीन इंक्लूडेड इन द पेटेंट, वो उसको हटवा सकते हैं। कुड बी अ को इन्वेंटर, साथ का इन्वेंटर, असाइनी और इंटरेस्टेड पार्टी, उस नाम को डिलीट भी करवा सकते हैं। प्रोसीजर क्या है? कंट्रोलर को अप्लाई कर दो। ठीक है, बाय सेइंग दैट दिस इन्वेंटर नेम शुड नॉट बी देयर, कंट्रोलर में होल्ड है, वही सब है। हियरिंग होगी, एप्लीकेंट को सुनेगा, इंटरेस्टेड पार्टी को सुनेगा। ठीक है, ये सब बस एक बार देख लेना। रिलेटेड रूल क्या है? फिर यहाँ पे फिर से वही फॉर्मेट ही यूज करना है। ठीक है, तो दिस रूल प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग। अगर किसी का नाम गलती से ऐड हो गया है तो फॉर्मेट फाइल कर दो एंड मस्ट क्लियरली एक्सप्लेन व्हाई द पर्सन, ये बताना पड़ेगा कि क्यों ऐड नहीं करना। कंट्रोलर कॉपीज भेज देगा पेटेंटीज को, पर्सन इंटरेस्टेड को। ठीक है, दैट्स इट। देन कॉमन रूल फॉर सेक्शन 28 क्या है? प्रोसीजर फॉर द हियरिंग ऑफ क्लेम ऑफ और एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 28। ठीक है, तो दिस रूल एस्टेब्लिशेस दैट द सेम प्रोसीजर जो फ्रेमवर्क पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन में यूज किया गया है, वही फ्रेमवर्क सेक्शन 28.1 और 28.2 में यूज होगा। यानी कि अगर किसी का नाम ऐड करवाना है इन द इन्वेंटर लिस्ट, तो सेम प्रोसीजर जो कि पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन में था वो फॉलो होगा। ठीक है, 28.1, 28.2, 28.3 या फिर 28.7 में अगर किसी का नाम डिलीट करवाना है तब भी वही प्रोसीजर होगा। वही प्रोसीजर कैसे होगा कि दो पार्टीज हैं, हियरिंग होगी, दैट्स ऑल द सेम प्रोसीजर। ठीक है, वही देखो, यही है सेम प्रोसीजर, विच इंक्लूड्स नोटिस ऑफ एप्लीकेशन, रिटन स्टेटमेंट, रिप्लाई स्टेटमेंट, एविडेंस, हियरिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, दिस इज द लास्ट रूल। मेंशन ऑफ इन्वेंटर, यहाँ पे कैसे मेंशन किया जाता है? एनी मेंशन ऑफ द इन्वेंटर अंडर सेक्शन 28 शैल बी मेड इन द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग फॉर्म। ठीक है, कैसे? द इन्वेंशन ऑफ दिस इन्वेंशन, द इन्वेंटर ऑफ दिस इन्वेंशन और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द इन्वेंशन इज दिस। ठीक है, सो दिस इज इट। हमने आज चैप्टर 5 पूरा फिनिश कर लिया। ठीक है, सो 28 इज वेरी इजी, जस्ट टू ऐड द इन्वेंटर नेम और टू डिलीट द इन्वेंटर नेम, बस ऐसे याद रखना है, और फॉर्म 8 यूज होता है। ठीक है, बाकी जो थोड़े बहुत प्रोसीजर्स हैं उनको आप देख लेना, वो सब में सिमिलर ही हैं, ये कॉपीज देनी, वो कॉपीज देनी। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस और गुड नाइट, लाइक टेल मी। प्रदीप, ऑल ओके? ओके, थैंक्स। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Only thing is वो इसका नाम निकालने के लिए फॉर्म 20 सेक्शन 28 का बता रहे थे, हाँ फॉर्म 8 डाल के। हाँ, So it is all like either you can add or you can delete the yes, inventor's inventor. name, Okay. yes. अब Okay. this is So very common, for yes. so section 20 फॉर्म 6 है, सेक्शन 26 आएगा फॉर्म 12, फॉर्म 12, सेक्शन 28 आएगा फॉर्म 8. 8, फॉर्म Okay. 8, yes. Okay. Sequence. ठीक है, ठीक है सर, थैंक। okay guys, then if you have no question, it's already late. We will meet tomorrow with a new chapter, which is chapter 6, anticipation, and this is a small chapter, so I will try to cover chapter 6 and 7 both. Okay, so okay then, bye bye.
Thank you, Raghav. Bye, Raghav. Bye Bye, all. all. Bye, Raghav. Bye, all.